नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों का हार्दिक स्वागत है लर्निंग विद A2 क्लासेस पर, जिसमें हम तुम शुरू कर रहे हैं रेलवे के लिए स्पेशल मैथ्स, जो रेलवे की विभिन्न वैकेंसियों के लिए जैसे कि आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी, जेई, एएलपी, आरपीएफ, रेलवे से संबंधित जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सभी के लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। जिसमें हम तुम रेलवे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे के सारे देखेंगे, जिसमें हम तुम रेलवे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे। अभी हम तुम जो ये सीरीज शुरू कर रहे हैं, इसमें जो लास्ट वाला अभी एनटीपीसी का जो लेटेस्ट एग्जाम था उससे सवाल हमने उठाए हैं। प्रीवियस ईयर के सारे सवाल हैं। आप लोगों ने देखा, कल की क्लास में जो देखा होगा वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर सवाल थे। और कल की क्लास को जो आप लोगों ने प्यार दिया उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आप ऐसे ही प्यार लगातार बनाए रखेंगे। चलिए भैया शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला सवाल है आज की क्लास का, जिसमें पहले सवाल में लिखा हुआ है, सबसे लंबे खंबे की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे 30 मीटर गुणा 15 मीटर गुणा 10 मीटर की विमाओं वाले कमरे में रखा जा सकता हो। ठीक है ना। हमें क्या करना है कि एक कमरा है हमारा जिसकी लंबाई कितनी कितनी है भैया, 30 मीटर, 15 मीटर और 10 मीटर। जो डायमेंशंस हैं वो कितनी कितनी है, 30 मीटर, 15 मीटर और 10 मीटर डायमेंशंस दे रखी हैं हमको। तो हमें उसकी लंबाई को क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है ना। एक कितने मीटर है, 30 मीटर, 15 मीटर और 10 मीटर। इसके साथ में एक कमरा है। ठीक है ना। कमरे के आप जानते होंगे, कमरा जो होता है वो एक घनाभ के आकार का होता है। किसके आकार का होता है भैया, घनाभ, है ना। क्यूबॉइड जो होता है क्यूबॉइड के आकार का होता है। तो कमरे में हमें एक क्या रखना है भैया, कमरे में हमको रखना है एक लंबे से लंबे खंबे की लंबाई ज्ञात करनी है। लंबे खंबे की लंबाई, तो लंबे खंबे की लंबाई जो क्यूबॉइड होता है, मैं आपको एक आयत के रूप में बना के दिखा देता हूँ। ये जो हैगा आयत है ये, ठीक है। ये आयत में हम तुम अगर लंबे से लंबा खंबा रखना चाहेंगे तो डायगोनली रखना पड़ेगा, है ना। डायगोनली रखना पड़ेगा। तो इस सवाल में हमसे क्या पूछा है, आयत का, सॉरी घनाभ का क्या पूछा है, विकर्ण पूछा है। घनाभ का क्या पूछा है, विकर्ण। जिसमें लंबाई हमको कितनी दे रखी है, लंबाई दे रखी है 30 मीटर, चौड़ाई कितनी दे रखी है 15 मीटर, ऊंचाई कितनी दे रखी है आपको 10 मीटर। ठीक है। तो विकर्ण की लंबाई, ठीक है ना, लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल कितनी होगी भैया, लेंथ ऑफ डायगोनल होगा आपका L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और प्लस का कितना H स्क्वायर। तो देखेंगे आप यहाँ पे कितना है आपका, लंबाई कितनी है 30 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। ठीक है ना। ये करना है हमको। तो इस सवाल में हमें क्या निकालना है, 30 का वर्ग प्लस 15 का वर्ग प्लस 10 का वर्ग, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत शॉर्टेस्ट मेथड बताना चाहता हूँ। ये तो आपका फॉर्मूला सबको पता ही होगा। ठीक है, ये देख लेते हैं। देखियो 30, 15 और 10, 30, 15 और 10 जो ये लंबाइयाँ हैं, तो 30 में भी 2 छुपा हुआ है, 30 में भी 5 छुपा हुआ है, 15 में भी 5 छुपा हुआ है और 10 में भी 5 छुपा हुआ है। ठीक है। तो जो अपना डायगोनल की लंबाई आएगी उसमें भी 5 छुपा हुआ होगा। ठीक है। तो 5 छुपा हुआ होगा तो हम उस 5 को पहले ही लिख लेते हैं। ठीक है ना। वो 5 का मल्टीपल आएगा ही आएगा। और यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं कि 5 का मल्टीपल कौन कौन सा है। ठीक है। तो पहला देखते हैं कि 31, दूसरा कितना है 33, तीसरा कितना है 18। क्या इसमें से कोई सी भी लंबाई 5 से कटेगी, इसमें से कोई सी भी लंबाई 5 से नहीं कटेगी। तो अपना ये वाला ऑप्शन भी गलत, ये वाला भी गलत, ये वाला भी गलत। केवल एक ही ऑप्शन है, कितना, 35 मीटर। तो हम तुम ऑप्शन के थ्रू जा सकते हैं ना। ये देखा हमने कि लंबाई में भी कितना है 5, चौड़ाई में भी कितना है 5, ऊंचाई में भी कितना है 10, वो सॉरी 5 है। ठीक है ना। 5 के मल्टीपल हैं ये सारे के सारे। तो जो डायगोनल आएगा वो भी 5 का मल्टीपल होगा ही होगा। ठीक। तो अपना ऑप्शन कितना हो जाएगा आपका 15 मीटर। ठीक। अगर आप इसको ऑप्शन से ना करके डिटेल में करना चाहते हैं तो देखिए, हमने 5 बाहर निकाल लिया। यहाँ पर देखते हैं हम 5 का मल्टीपल कितना बचा यहाँ पर 6। तो किसका स्क्वायर हो गया 6 का, किसका स्क्वायर हो गया 6 का। यहाँ पर हम तुम देखते हैं तो 5 से 15 को भाग करेंगे तो कितना बचेगा 3, 3 का स्क्वायर। उसके बाद 5 से भाग करेंगे 10 को तो कितना बचेगा 2 का स्क्वायर। ठीक है। सबसे बेस्ट अप्रोच मैंने पहले ही आपको बता दी कि जो आंसर होगा वो 5 का मल्टीपल होगा। आप केवल 5 के मल्टीपल को देख के आंसर लगा सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद में ये देखा हमने कि 5, 6 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 36, 9 और प्लस का 2 का वर्ग कितना हो गया 4। तो 36 और 9 49, 49 और 4 कितने हो गए, सॉरी 36 और 9 कितने हो गए 45, 45 और 4 कितने हो गए आपके 49, 49 किसका वर्ग होता है भैया 7 का। तो 7 पंजे 35, 35 मीटर। इतना करने की जरूरत है नहीं इस सवाल में बिल्कुल भी, सीधे हम तुम ऑप्शन से जा सकते हैं। धन्यवाद। अगला सवाल देखेंगे भैया। अगले सवाल पे आ जाइए भैया। अगले सवाल में हमसे पूछा है संख्या 0.232323 को परिमेय संख्या के रूप में निरूपित करना है। किसके रूप में, परिमेय संख्या।
तो परिमेय संख्याओं के बारे में आप जानते होंगे सब लोग। परिमेय संख्या क्या होती है? वही संख्या है जिनको P अपॉन Q के रूप में, P अपॉन Q के रूप में, और जहां Q 0 के बराबर ना हो। इन शॉर्ट अगर हम तुम कहें तो अंश बटे हर के रूप में हम तुम लिख सकते हैं, ठीक है ना। इस तरीके के सवाल को आपने पढ़ा होगा, नंबर सिस्टम में पढ़ा होगा, जहां पर हम तुम रिकरिंग नंबर्स पढ़ते हैं। रिकरिंग नंबर्स का मतलब होता है आवर्ती संख्याएं। कैसी संख्याएं? आवर्ती, आवर्ती दशमलव संख्याएं, जिसमें दशमलव में हमने लिख के रखा है सर आपको 0.23 23 23। इसमें आप देख रहे हैं कि 23 23 23 बार बार आ रहा है ना। तो इस तरीके की संख्याओं को कंसाइज करके लिखने का एक तरीका होता है। इसी संख्या को हम तुम कितना लिख सकते हैं? 0.23 पे बार। कितना लिख सकते हैं? 0.23 पे बार। यहाँ पर क्या है? कितने अंकों के ऊपर बार है? 2 के। कितना है भैया? एक 2 और एक 3। तो इसको लिखने का सीधा सा तरीका हो जाता है कि 23 ऐसे का ऐसे बटे में जितनी संख्याओं पर बार हो उतनी बार आप 9 लिख दोगे। कितना लिख दोगे? 9। तो कितना आ जाएगा भैया? 23 बटे में कितना? 99। और ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो कौन सा आंसर हुआ आपका? 23 बटे 99, ठीक है। अगले सवाल पे चलते, देखिए अगला सवाल पढ़ेंगे जिसमें कह रहा है पुरुषोत्तम और अंजलिका ने एक स्थान से विपरीत दिशाओं में क्रम से 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू किया। 2.5 घंटे में वे दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर मिलेंगे, ठीक है ना। 2.5 घंटे के बाद, कितने घंटे के बाद? 2.5 घंटे के। तो आपने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में पढ़ा होगा रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड में आपने 2 कंसेप्ट पढ़े होंगे, जब चलने वाले व्यक्ति एक साथ एक ही दिशा में चलते हैं या फिर एक दूसरे की विपरीत दिशा में चलते हैं। तो यहाँ पर क्या चल रहे हैं? पुरुषोत्तम और अंजलिका एक स्थान से कौन सी दिशा में चल रहे हैं? विपरीत दिशा में। ये सवाल के बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कौन सी दिशाओं में चल रहे हैं? विपरीत। तो विपरीत दिशाओं में रिलेटिव स्पीड कितनी होती है बताइए? जो रिलेटिव स्पीड होगी यहाँ पर कितनी हो जाएगी? दोनों का योग है ना। पहला कितना चल रहा है भैया? 30, और दूसरा कितना चल रहा है? 3.5। दूसरा कितना चल रहा है? 3.5। तो टोटल स्पीड कितनी हो गई? 33.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। ये रिलेटिव स्पीड हो गई आपकी, कितनी हो गई? 33.5 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से हम तुम रिलेटिव स्पीड निकाल सकते हैं, कितनी? 33.5 किलोमीटर प्रति घंटा। कितने समय तक चलना शुरू किया उसने? 2.5 घंटे तक। कितने घंटे तक? 2.5। देखो जरा, ऑप्शन की मदद लेते हैं, बहुत आराम से हम तुम कर लेंगे। हम तुम चल रहे हैं कितने से? 33.5 किलोमीटर प्रति घंटा से। कितने घंटे तक जा रहे हैं? 2.5 घंटे तक। कितने घंटे तक? 2.5। अगर हम यहाँ पे 2 घंटे चले होते, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन ना एक दूसरे से बहुत दूर दूर है, आराम से सवाल लग जाएगा। अगर हम तुम कितने घंटे तक चले होते? 2। तो 33 2 जा कितने हो जाते हैं? 66, और आधे आधे से कितना हो जाता है? 67। तो 67 से कौन सा ऑप्शन बड़ा है? देखो ये 66 बाहर हो गया, 8.75 बाहर हो गया। केवल 2 घंटे चले होते तो कितने चल जाते? 67। अगर हम तुम आधे किलोमीटर से और चलें, 33.5 से आधे घंटे और चलें तो कितना चल जाएंगे? लगभग 17 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 17। तो कितना हो जाएगा? 67 प्लस 17, 84। तो 84 से जस्ट नज़दीक वाला आंसर आएगा जो एक ही ऑप्शन है, कौन सा हो जाएगा? 83.75 किलोमीटर। या तो आप ऑप्शन से कर सकते हैं या फिर सीधा इसमें लगा दो। डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है भैया? 33.5। टाइम कितना है आपका? 2.5। टाइम कितना है आपका? 2.5। यहाँ पर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 83.75 किलोमीटर, ठीक है ना। ये आपका आंसर होगा 83.75 किलोमीटर, ठीक है। अगले सवाल से चलते हैं। देखिए अगला सवाल कह रहा है हमसे, वह सबसे छोटी कौन सी संख्या है जिसमें 3 जोड़ने पर, कितना जोड़ने पर? 3 जोड़ने पर यह संख्या 27, 35, 25 और 21 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है। कल भी हमने इस पे एक सवाल किया था जिससे मैंने टॉपिक बताया था एलसीएम एचसीएफ, है ना। ये एलसीएम एंड एचसीएफ वाले टॉपिक से सवाल है आपका, एलसीएम एंड एचसीएफ वाले टॉपिक से सवाल है। और इस ऐसे सवालों में हम तुम हमेशा किसकी ओर नज़र रखते हैं? एलसीएम की ओर। किसकी ओर? एलसीएम। तो हमें क्या करना है? वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 3 जोड़ने पर, कितना जोड़ने पर? 3। यह संख्या 27, 35, 25 और 21 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। 3 जोड़ने पर होगी। आपको ये दिखाई दे रहा है 27। 27 जो है ना, ये 9 का मल्टीपल है, ठीक है ना। 9 का मल्टीपल है। और कल भी मैं आपसे बता रहा था कि ऐसे सवालों में हमेशा डिविजिबिलिटी रूल लगाइए आप सीधा सवाल करने के लिए, है ना। तो अपना जो आंसर होगा वो 9 का मल्टीपल होगा ही होगा। अगर कोई संख्या 27 से पूर्ण रूप से विभाज्य है, इसका मतलब उसको 9 से भी विभाज्य होना पड़ेगा, है ना। 9 का मल्टीपल है 27। तो हम तुम देखेंगे कि कौन सी संख्या ऐसी है जिसमें 3 जोड़ने पर, कितना जोड़ने पर? 3 जोड़ने पर वो क्या हो जाएगी? 9 से विभाजित हो जाएगी। किससे विभाजित हो जाएगी? 9 से।
तो हमें बस इन सब ऑप्शंस का डिजिटल सम चेक करना है। अगर पहले सवाल में देखें हम, तो पहले ऑप्शन में देखें तो देखो 7 और 2 कितने हो रहे हैं 9, 5 और 4 कितने हो रहे हैं 9। अगर हम तुम इन दोनों सवालों को देख रहे हैं, मतलब इस ऑप्शन को देख रहे हैं, तो इस सारे अंकों को 9 से डिवाइड हो रहे हैं ये सारे के सारे। पहला ऑप्शन जो है इसके अंकों का योग कितने से डिवाइड हो रहा है भैया 9 से। कितने से डिवाइड हो रहा है 9 से। तो ये तो ऑप्शन अपना हो नहीं सकता क्योंकि 3 जोड़ने के बाद होगा, तो पहला ऑप्शन ये गलत हो गया। दूसरे में देखेंगे 7 और 1 10 और 3 13, यहाँ पर सम कितना है आपका 13। 13 में 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 16। क्या ये 9 से कटेगा? नहीं कटेगा सर, ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद में यहाँ पर देखते हैं 7 और 2 9, 8 और 4 12, 12 में 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका 15। तो क्या ये कटेगा? नहीं कटेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए 7 और 2 9, ये कट गया। 4 और 2 6, 6 में कितना जोड़ोगे आप 3, तो 9 से कटेगा? कटेगा सर, बिल्कुल कटेगा। तो आपका एक ही ऑप्शन बचा, कौन सा? डी। ठीक है, तो देखो कितने आराम से ये सवाल हो गया। केवल हमने क्या करा, डिजिटल सम लगाया और डिविजिबिलिटी चेक करी किसकी? 9 की। कौन सी संख्या 9 से कट रही है, कितना जोड़ने पर? 3। तो अपना कौन सी संख्या होगी? 4722 संख्या होगी जो 3 जोड़ने पर पूरा पूरा दी गई संख्याओं से क्या हो जाएगी? कट जाएगी। ठीक है भैया, तो ऑप्शन कौन सा हो गया आपका? डी। ठीक, नेक्स्ट सवाल पे आइए। ये बहुत प्यारा सवाल है, रेलवे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहती है इन सवालों की। ये कह रहा है कि यदि माध्य कितना है 40 और मानक विचलन कितना है आपका 5, मानक विचलन आपका 5 है, तो विचरण गुणांक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है आपको? विचरण गुणांक। ठीक है ना, मीन डेविएशन ज्ञात करना है आपको, सॉरी विचरण गुणांक ज्ञात करना है। तो विचरण गुणांक का फॉर्मूला होता है, विचरण गुणांक परसेंटेज में पूछा है हमसे, है ना। तो विचरण गुणांक का फॉर्मूला होता है मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में कितना? माध्य और गुणा में 100। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को याद रखेंगे आप, सीधा एक फॉर्मूले का सवाल है, आराम से रख के जाइए। देखिए मानक विचलन कितना है आपका? मानक विचलन कितना दे रखा है आपका? 5। कितना दे रखा है? 5। माध्य कितना दे रखा है आपका? 40। कितना दे रखा है आपका? 40। और गुणा में कितना हो जाएगा आपका? 100। तो 5 से 40 कितनी बार कटेगा? 100 बार। और 100/8 कितना हो जाएगा बताइए? 100/8 कितना हो जाएगा? 12.5%। कितना हो जाएगा? 12.5। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका? 12.5%। ये फॉर्मूले बेस्ड सवाल है सीधा सा, बस आपको क्या करना है, विचरण गुणांक बराबर फॉर्मूला याद रखना है, मानक विचलन बटे माध्य और गुणा में कितना। अच्छा, अगले सवाल पर जाइए। देखिए अगला सवाल हमसे पूछा है 36.1 बटे में कितना है 102.4 का वर्गमूल क्या होगा। कल भी वर्गमूल पर एक सवाल आया था, आज भी वर्गमूल पर एक सवाल है। इसका मतलब रेलवे में वर्ग और वर्गमूल से काफ़ी अच्छे सारे सवाल आते हैं। ठीक है, वर्गमूल निकालना है। आप सब जानते हैं कि वर्गमूल निकालने के लिए हम तुम किसका यूज करते हैं? अंडर रूट का ना। तो कितना हो जाएगा भैया? 36.1 बटे 102.4। ऊपर भी कितनी संख्याओं के बाद पॉइंट है? 1 के बाद। नीचे भी कितनी संख्याओं के बाद पॉइंट है? 1 के। तो पॉइंट से पॉइंट तो क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो अंडर रूट में कितनी संख्या बचेगी? 361 और बटे में कितना? 1024। बताइए 361 कितने का वर्ग होता है? 19 का। कितने का? 19। और 1024 कितने का वर्ग होता है? 32 का। कितने का? 32 का। ये ऑप्शन से अगर इसको लगाना चाहें 361 तो आपको याद ही है किसका वर्ग है? 19 का। तो ये वाला ऑप्शन खराब हुआ, ये वाला सॉरी ये एक ऑप्शन तो बिल्कुल ही हट गया, 61 आ रहा है। इन 3 में है 19 यहाँ भी है, 19 यहाँ भी है और 19 यहाँ भी। अब बटे में यहाँ पर कितना है? 34, यहाँ पर कितना है? 32 और यहाँ पर कितना है? 31। इसमें ऑप्शन कैसे लगाएंगे? देखो हमको बटे में संख्या दिखाई दे रही है जो कितनी है? 1024। ये किसी ना किसी का वर्ग होगा। अब यहाँ पर इकाई अंक कितना है? 4। यहाँ पर इकाई अंक कितना है? 1। यहाँ पर इकाई अंक कितना है? 2। अगर मैं 34 का वर्ग करूंगा तो इकाई के अंक पर 6 आएगा क्योंकि 4 के वर्ग के साथ में 16 आता है। अगर मैं 32 का वर्ग करूंगा तो इकाई के अंक पर क्या आएगा? 4। अगर मैं 31 का वर्ग करूंगा तो इकाई के अंक पर क्या आएगा? 1। केवल इतनी बात का हेल्प लेके हम तुम सीधा लगा सकते हैं कि इकाई का अंक यहाँ पर भी कितना है? 4। यहाँ पर भी कितना आ रहा है? 4। बाकी किसी में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा आपका? 19/32। ठीक है, अगले सवाल पाइए। ये बहुत प्रोबेबिलिटी का सवाल है, प्रोबेबिलिटी का सवाल है। मैं थोड़ा बेसिक से बताना चाहता हूँ इस सवाल को। देखो जरा, ये आप लोगों ने ऐसा टॉपिक है जो बहुत कम पढ़ा होता है। इसमें लिख रहा है कि 2 पासों को एक साथ फेंका गया। कितने पासे फेंके जा रहे हैं भाई? 2 पासे फेंके जा रहे हैं और उस पर अंकित संख्याओं के योग को नोट किया गया। ठीक है ना, जो अंक आ रहे हैं ऊपर जो आ रहे हैं अपने, उसको नोट किया गया। योग के 12 होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। कितने होने की? 12।
तो पासे के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि पासा एक क्यूब होता है ना, जिसके कितने सरफेसेस होते हैं 6, और उस पर कहाँ से कहाँ तक लिखा होता है 1 से लेकर 6 तक अंक होते हैं ना। अगर हम तुम पासे की बात करेंगे तो अगर मैं पासे को एक बार रोल कर रहा हूँ, कितनी बार, एक बार, तो कितनी घटनाएं घट सकती हैं भैया, 6 घटनाएं घट सकती हैं। हो सकता है कि ऊपर 1 आ जाए, हो सकता है कि ऊपर 2 आ जाए, हो सकता है कि 3 आ जाए, 4, 5, 6, कितनी घटनाएं घट सकती हैं 6। लेकिन अगर एक ही पासे को 2 बार या 2 पासों को अलग अलग एक बार रोल किया जाए तो कितनी घटनाएं बनेंगी बताइए आप मुझे। अगर एक ही पासे को एक बार रोल किया जा रहा है, मैं आपको बता देता हूं, कभी कभी सीधा सवाल भी पूछ लेगा इस पे कि एक ही पासे को 2 बार रोल किया जाता है, बताइए कितनी घटनाएं बनेंगी, है ना। तो अगर एक ही पासे को एक बार तो 6 की पावर 1, यानी कि कितनी घटनाएं घट सकती हैं 6। अगर एक ही पासे को 2 बार, कितनी बार, 2 बार, तो 6 का वर्ग कर देंगे, ठीक है, 6 का वर्ग, तो कितनी घटनाएं घट सकती हैं आपकी 36। कितनी, 36। या तो ये कहेगा सवाल में कि एक ही पासे को 2 बार रोल किया जाता है या फिर 2 अलग अलग पासों को एक बार, ठीक है। अगर 3 अलग अलग पासों को एक बार रोल किया जाए या फिर एक ही पासे को कितनी बार रोल किया जाए 3 बार, तो 6 का घन कर देंगे, कितनी घटनाएं घटेंगी भैया 216। कितनी घटनाएं घटेंगी 216। तो हमने देखा कि हमारे सवाल में क्या है, 2 पासों को, कितने पासों को, 2 पासों को कितनी बार एक साथ फेंका जाता है, ठीक है ना, एक साथ फेंका जाता है। उसके बाद में हमें देखना है कि कितनी घटनाएं उसमें घटेंगी। तो कितनी घटनाएं घटेंगी 36। कितनी घटनाएं 36। अच्छा, योग के कितने होने की घटना होनी चाहिए 12। जो पासे हैं, पासे के ऊपर जो अंकित अंक होगा उन अंकों का योग कितना होना चाहिए 12। तो एक ही केस बनता है, मान लो कि पहले पासे पर भी कितना है आपका 6 और दूसरे पासे पर भी कितना है आपका 6, ठीक है। मैं इसका पूरा सैंपल स्पेस बना के दिखा सकता हूँ आपको। अगर 2 पासों को हम एक साथ रोल कर रहे हैं, इस बात को ध्यान रखना, मैं बता देता हूँ। तो अगर पहले पासे पर 1 आया और दूसरे पासे पर 2, पहले पासे पर 1, सॉरी यहाँ से शुरू कर लेते हैं। अगर पहले पासे पर 1 आया और दूसरे पर भी 1, पहले पासे पर 1 आया और दूसरे पासे पर 2, पहले पासे पर 1 आया और दूसरे पासे पर 3, ठीक है ना, पहले पासे पर 1 आया और दूसरे पासे पर 4, पहले पासे पर 1 आया और दूसरे पासे पर 5, पहले पासे पर 1 आया और दूसरे पासे पर 6, तो एक बार में घटना कितनी घट गई 6। तो ये ऐसे करके कितनी घटनाएं घटेंगी, इसी तरीके की लाइन कितनी बनेगी 6 लाइन बनेगी। यानी कि पहले पासे पर अगर 2 आएगा, है ना, पॉसिबल इवेंट्स देख लेते हैं। तो पहले पासे पर अगर 2 आ रहा है तो दूसरे पासे पर 1, पहले पासे पर 2 आ रहा है तो दूसरे पासे पर 2, ऐसे करके पहले पासे पर 2 आ रहा है तो दूसरे पासे पर 3, ऐसे करके दूसरे पर 4, ऐसे दूसरे पर 5, दूसरे पर 6। ये घटनाएं है ना, 2 घटनाएं तो ये हो गई, तो 12 सैंपल स्पेस तो यही हो गए। तो इस तरीके से अगर इसका आप सैंपल स्पेस बनाना चाहेंगे तो 2 पासों को एक बार उछालने पर कितने सैंपल स्पेस बनेंगे आपके 36। कितने बनेंगे 36। तो ये देख लीजिए कि योग कितना होना चाहिए आपका 12। योग कितना होना चाहिए भैया आपका 12। 12 योग होने के लिए पहले पासे पर भी कितना होना चाहिए 6 और दूसरे पर भी कितना होना चाहिए 6। टोटल कितनी घटनाएं घट सकती थी आपकी 36, और आपके काम की कितनी रही 1। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बताइए। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फेवरल इवेंट्स अपॉन टोटल इवेंट्स। अपॉन में क्या होता है भैया, टोटल इवेंट्स, ठीक है ना। तो अपने काम की कितनी आई है 1, कितने में से 36 में से। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी भैया 1/36। बहुत ध्यान से लगाना इस सवाल को, कितनी हो जाएगी 1/36। दोबारा से बता देता हूँ मैं आपको कि अगर 2 पासों को एक बार या एक ही पासे को 2 बार उछाला जाए तो कितने सैंपल स्पेस बन सकते हैं आपके 36। यानी कि जो सैंपल स्पेस बनेगा उसमें टोटल कितनी घटनाएं हो सकती हैं 36 घटनाएं घट सकती हैं। और उसमें से हमसे घटना पूछी थी कि योग 12 होना चाहिए, तो पहले पासे पर भी 6 आना चाहिए और दूसरे पासे पर भी 6, तभी घटना दोनों का योग कितना होगा 12। इसके अलावा कोई भी ऐसी घटना नहीं घटेगी जिसमें दोनों का योग कितना होगा 12। उम्मीद है समझ में आगे होगा आपको सवाल। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। देखिए अगले सवाल में आपको लिख के दिया है, एक वस्तु को 138 रुपये में बेचने पर, 138 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 8% की हानि हुई, तो 4% का लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितनी धनराशि में बेचा जाएगा। प्रॉफिट लॉस का सवाल है आपका, जिसमें 2 कंडीशन दे रखी है उसने कि पहले वस्तु को 138 रुपये में बेचा जा रहा है, कितने रुपए में 138 रुपये में बेचा जा रहा है। तो बेचा जा रहा है तो क्या हो गया आपका एसपी, सेलिंग प्राइस। तो दुकानदार को कितने % की हानि हो रही है 8% की, कितने % की 8। तो 4% का लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितनी धनराशि पर बेचा जाना चाहिए। अब बताइए 138 क्या है आपका एसपी है, कितनी % हानि के साथ है सर आपका 8%, कितने %, 8। तो ये एसपी जो होगा वो 92 का वैल्यू होगा, है ना। मान लो कि आपका सीपी 100 था, कितना था 100,
100 रुपये 100 यूनिट कह सकते हैं ना। अगर 8% की हानि के साथ में आपने बेचा तो कितने में बेचा होगा? 92 में। अच्छा, अब क्या चाहिए आपको? 4% का लाभ चाहिए, 4% का लाभ। तो 100 रुपये अगर सीपी था, मान लो कि सीपी कितना यूनिट था आपका? 100, है ना। 8% हानि के साथ में आपने कितने में बेच दिया? 92 में। अब क्या चाहिए आपको? 4% का लाभ चाहिए। तो अपन को कितने रुपए में बेचना पड़ेगा इसको? 104 में। कितने में बेचना पड़ेगा? 104 में। तो यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, देखिए जरा। 92 से 138 को काटते हैं, कितने से कटेगा? 23 से कटेगा। 23 चौक 92 और 23 छंग कितने हो गए? 138। 4 से काटो, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। 2 से काटोगे तो कितनी बार कटेगा? 52 बार। तो 52 तिया कितने हो जाएंगे भैया? 156। कितने हो जाएंगे आपके? 156। यानी कि अगर आपको 4% लाभ चाहिए तो कितने रुपए में बेचना पड़ेगा आपको? 156 रुपये में उस आर्टिकल को बेचना पड़ेगा। ठीक है। क्या करा था हमने? एक वस्तु को 138 में कोई दुकानदार बेच रहा है तो उसको कितने परसेंट की हानि हुई? 8% की। कितने परसेंट की? 8। तो मान लो कि उसने 100 यूनिट में खरीदा होगा। अगर 8% की हानि हुई तो कितने के साथ बेच दिया? 92 के साथ। कितने के साथ? 92 के। और फिर उसको कितना परसेंट लाभ चाहिए? 4%। यानी कि वो कितने में बेचना चाहेगा? 104 में। वैल्यू को सॉल्व कर लिया। ठीक है, अगले सवाल में आ जाइए। ये क्या कह रहा है? एक व्यापार मेले में पहले दिन 84,500 लोग आए और चौथे दिन यह संख्या घटकर 16,900 हो गई। तो चौथे दिन कितने प्रतिशत लोग घट गए? ऐसे सवालों को हमेशा आप रेशियो की मदद से कर लीजिए, है ना। कि पहले दिन कितने लोग थे आपके? 84,500 और फिर कितने लोग हो गए? 16,900। तो 2 जीरो से 2 जीरो तो कट ही जाएंगे। 169 से अगर 500 845 को काटोगे तो लगभग कितनी बार कटेगा? 5 बार। तो 5 अनुपात कितना हो गया? 1। 5 अनुपात कितना हो गया? 1। पूरी संख्याओं की कोई जरूरत नहीं है, आप सीधा ऑप्शन मतलब रेशियो ले सकते हैं। ठीक है। तो पहले दिन मेले में कितने यूनिट लोग आए थे? 5। चौथे दिन कितने हो गए? 4। कितने लोग घट गए? सॉरी, चौथे दिन कितने हो गए? 1। तो यहाँ से यहाँ तक कितने का घाटा हो गया? 4 का। कितने पर हो गया बेटा? 5 पर। तो 4/5 कितना किसका फ्रैक्शन होता है? 80% का। यानी कि कितने लोग घट गए? 80%। ठीक है। क्या करा हमने? बस रेशियो लिया है। पहले दिन कितने लोग थे? 84,500 और चौथे दिन यह संख्या घटकर कितनी हो गई थी? 16,900। कितने अनुपात बना? 5:1। यानी कि 5 से कितने हो गए? 1। कितना घट गया? 4। कितने पर? 5 पर। तो 4/5 किसका फ्रैक्शन होता है? 80%। ठीक है, परसेंटेज में पढ़ा होगा आपने। अगला सवाल देखेंगे, रेशियो का सवाल है जिसमें कह रहा है कि मशीन का एक धात्विक पुर्जा तांबा, जिंक और लेड के 13:6:1 के अनुपात के मिश्रण में से बना है। यदि इस पुर्जे में जिंक का भार, किसका भार? जिंक का भार 90 किलोग्राम है, तो इस पुर्जे का कुल भार हमको बताना है कि कुल भार कितना होगा। कुल भार देखना है तो हमें पहले तो ऑप्शन देख लेने चाहिए। देखो पहले में कितना है? पहले क्या लगा रहा है? 13 यूनिट तांबा, फिर 6 यूनिट जिंक और 1 यूनिट लेड। तो 13 और 6 19 और 1 कितना हो गया? 20। सारे ऑप्शन 20 से कटेंगे, ये वाला तो हट गया। ठीक है, ये भी 20 से, ये भी हट गया। देखो 285 भी 20 से नहीं कटेगा। और उसके बाद में ये देखना है हमको 210 20 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा, केवल एक ही ऑप्शन हो गया। कितने किलोग्राम? 300 किलोग्राम। भाई 20 ढाई तो 200 होता है, 20 ढाई 200, उसके बाद 210 तो 20 से कटेगा नहीं। तो केवल ऑप्शन की मदद से सवाल को हमने कर लिया। कितने किलोग्राम? 300। कैसे करा? कि जिंक और लेड का जो अनुपात था वो कितना था? 13:6:1। तो जो धातु बनी होगी 13:6:1 में, तो कितने यूनिट हो गया भैया? 20 यूनिट। कितने यूनिट? 20। ये किसका है? तांबे का। ये किसका है? जिंक का। और ये किसका है? लेड का। जिंक की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने? 15 90 किलोग्राम। कितने किलोग्राम? 90। तो अगर 6 यूनिट की वैल्यू 90 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 15। तो 20 यूनिट की वैल्यू 15 से निकाल लो भैया। 15 दूनी कितना हो गया आपका? 300 किलोग्राम। इतना करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है ना, सीधे किससे करके लेके जा रहे हैं हम? तुम ऑप्शन से। ठीक है, ऑप्शन से सीधा सवाल हो जा रहा है। नेक्स्ट सवाल पे आ जाइए। देखिए बहुत अच्छा ज्योमेट्री का सवाल है जिसमें कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार जो है वो कितने सेंटीमीटर है? 8। कितने सेंटीमीटर है? 8। और इसकी समान भुजाओं में से एक कितनी है? 5। समान भुजाओं में से एक कितनी है? 5। और आधार कितना है? आधार से उसके सम्मुख आधार कितना है? 8 सेंटीमीटर। आधार से उसके सम्मुख शीर्ष की ऊंचाई ज्ञात करनी है। शीर्ष की ऊंचाई। तो आप लोगों ने त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला पढ़ा होगा। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला कितना होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस इंटू हाइट। एक हीरोन्स फॉर्मूला भी पढ़ा होगा जिसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? √S S-A S-B और S-C। ये फॉर्मूला भी पढ़ा होगा ना, S S-A S-B और S-C, जहाँ S क्या है? सेमी पेरीमीटर यानी कि अर्ध परिमाप,
तो हम क्या करेंगे, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को इक्वल कर लेंगे। ठीक है, देखो सेमी पेरीमीटर अगर मैं यहाँ पर निकालूं तो त्रिभुज का आधार कितना है 8, एक भुजा कितनी है 5, तो दूसरी भी 5 ही होगी क्योंकि समान भुजाएं हैं। तो सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा भैया 8 + 5 बटे में कितना 2, यानी कि कितना आ जाएगा आपका 5 और 5 10 और 8 18, 18 को 2 से भाग करोगे तो सेमी पेरीमीटर कितना हो गया आपका 9 सेंटीमीटर। हम क्या कर रहे हैं, दोनों ट्रायंगल के एरिया को आपस में बराबर कर ले रहे हैं। तो देखो पहला एरिया कितना बनेगा S माइनस ए S माइनस बी और S माइनस सी बराबर में कितना 1/2 बेस इंटू में कितना हाइट। तो देखो जरा यहाँ पर S देखो कितना है 9, पहली भुजा कितनी है भैया 8, तो 9 में से 8 घटाओगे तो कितना बचेगा 1, कितना बचेगा 1। S माइनस बी दूसरी भुजा भी कितनी है 5, तीसरी भुजा भी कितनी है 5, तो 9 में से 5 यहाँ पर घटा रहे होगे तो 4 और यहाँ पर भी कितना 4, यही तो बचेगा बराबर 1/2 बेस कितना है 8 और निकालना क्या है आपको हाइट, है ना, शीर्ष की ऊंचाई यानी कि हाइट निकालनी है। तो 9 किसका वर्ग होता है भैया 3 का, 4 का तो जोड़ा बन रहा है तो 4 ऐसे ही आ जाएगा बराबर में कितना 2 चौक 8। तो यहाँ पर कितना बना 4 और गुणा में कितना h, तो 4 से 4 क्या हो गया कट गया। हाइट कितनी आ गई 3 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। ठीक है ना, हाइट कितनी आ गई आपकी 3 सेंटीमीटर। क्या करा है हमने इस सवाल में, बस ट्रायंगल का एरिया को हमने इक्वेट करा है। एरिया कितना होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट और एक होता है हीरोन्स फॉर्मूला, है ना, दोनों को हमने बराबर में रख दिया जिसमें हमने सेमी पेरीमीटर निकाल के सवाल करा है। नेक्स्ट सवाल पे आ जाइए भैया। हाँ ये बहुत प्यारा सवाल है, देखिए लिख रहा है cos 1 डिग्री cos 2 डिग्री cos 3 डिग्री cos 179 डिग्री। 1 सेकंड का सवाल है ये, 1 सेकंड का, लगाइए दिमाग, कितना होगा इसका वैल्यू बताओ चलो। अच्छा cos 90 का वैल्यू बताइए आप कितना होता है, cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0, कितना होता है 0। 1 से लेके 2 3 179 तक गया तो बीच में कहीं 90 आया होगा कि नहीं आया होगा, आया होगा। और अगर cos 90 बीच में आया होगा तो मल्टीपल में 0 आया होगा, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया 0। सही है, समझ में आया आपको। ये सवाल कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है cos 1 डिग्री डॉट 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 cos 90 डिग्री और डॉट 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 ये गुणा में जा रहे हैं कितना cos 179 डिग्री। तो ये cos 90 आ गया ना बीच में, समथिंग गुणा 0 गुणा समथिंग, तो वैल्यू कितना आ जाएगा भैया, वैल्यू कितना आ जाएगा 0 ही आ जाएगा। ठीक है, तो हमने इसी बात का यूज कर रहे हैं इसमें कि cos 90 का बीच में कहीं ना कहीं मान आएगा, तो इस पूरे प्रोडक्ट का वैल्यू कितना होगा आपका 0। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पाइए। देखिए दो संख्याओं का योगफल, दो संख्याओं का योगफल कितना है 20 और उनका अंतर कितना है 2.5। तो इन संख्याओं का अनुपात ज्ञात करना है, इन संख्याओं का अनुपात, योगफल 20 है और अंतर कितना है 2.5। तो कह रहा है कि इन संख्याओं का अनुपात बताइए, अनुपात क्या होगा। मान लो पहली संख्या और दूसरी संख्या योगफल कितना है भैया 20, ठीक है, और पहली संख्या और दूसरी संख्या का अंतर कितना है आपका 2.5, कितना है 2.5। हमको निकालना क्या है अनुपात। अनुपात कब निकालेंगे जब पहली संख्या भी पता हो और दूसरी संख्या भी। इस तरीके के सवाल आपने किए होंगे जहाँ पर a + b / a - b होता है, तो तुम a का वैल्यू कैसे निकाल लेते हैं, शुरू वाले का वैल्यू इन दोनों के योग का आधा होता है, लास्ट वाली वैल्यू का वन कितना हो तो इन दोनों के अंतर का आधा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से फर्स्ट निकालूं तो क्या हो जाएगा 20 + 2.5 बटे में कितना 2, यही तो होगा। तो देखो जरा 20 और 2 कितने हो गए 22, 22.5 बटे में 2 है ना, ये कितना हो गया 22.5 और बटे में कितना 2, तो ये 11.25 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आएगा। तो पहली संख्या जो होगी वो कितनी होगी आपकी 11.25, कितनी होगी 11.25। अगर मैं यहाँ से दूसरी संख्या निकालूं तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग कितना है 20, पहली संख्या कितनी है 11.25, तो दूसरी संख्या कितनी होगी 8.75, यही तो होगी। तो क्योंकि दोनों को जोड़ के कितना आ जाना चाहिए 20, समझ में आई ये बात। पहली संख्या कितनी होगी आपकी 11.25 और दूसरी संख्या कितनी होगी आपकी 8.75। ठीक है, अब हमें संख्याएं मिल गई, पहली और दूसरी दोनों संख्याएं मिल गई। अब हमें क्या करना है बस अनुपात निकालना है, क्या निकालना है अनुपात। ठीक है, देखिए तो फर्स्ट अपॉन में कितना भैया सेकंड, फर्स्ट कितना है 11.25 अपॉन में कितना है 8.75। ठीक है, तो पॉइंट से तो पॉइंट कट जाएंगे, बस 25 से काटो, 25 चौका 100, ठीक है 25 चौका 100 और कितना बचा 12, कितना हो गया 25 पंजे 125, 25 से यहाँ पर काटोगे तो 25 दिया 75 और 25 पंजे 125, 5 से काटो
5 निम 45 और 5 सत्ते 35। तो फर्स्ट अनुपात सेकंड कितना आ गया? 9:7। तो आंसर कौन सा हो गया आपका? ए ऑप्शन, ठीक है ना, 9:7। ठीक है, समझ में आया? योगफल कितना दे रखा था हमको? 20। अंतर कितना दे रखा था? 2.5। तो पहली संख्या जो होगी वो इन दोनों के योग का आधा, यानी कि 20 + 2.5 अपॉन में कितना हो जाएगा आपका? 2। दूसरी संख्या जो होगी वो कितनी होगी? 20 - 2.5 और अपॉन में कितना? 2। ठीक है, तो पहली संख्या कितनी आ जाएगी? 11.25 और दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी? 8.75। अगले सवाल पर आते हैं। ये सवाल देखिए, एक घनाभ जिसके 3 आसन्न फलक, एडजेसेंट फलक जानते हैं आप? आसन्न फलक, आसन्न फलकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? ABC है। तो घनाभ का आयतन कितना होगा? इस बात को बहुत अच्छे से याद रख लीजिए, फॉर्मूला है सीधा, है ना। पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है आपका? ABC, ठीक है ना। पहले पृष्ठ का क्षेत्रफल A है, दूसरे का B है और तीसरे का C। तो घनाभ का आयतन पूछा है, तो घनाभ का आयतन हमेशा पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का गुणनफल और उसका स्क्वायर रूट, यानी कि ABC का पावर कितना हो जाएगा? 1/2। जो कौन सा ऑप्शन है आपका? ए ऑप्शन। ठीक है, इस बात को बहुत ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल है, सीधा फॉर्मूला है। ठीक है, आसन्न क्षेत्रफल जो होगा उसके अंडर रूट के बराबर होगा क्या? आपका घनाभ का आयतन। ठीक, नेक्स्ट सवाल पे आइए। इस सवाल थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, दिखा देते हैं आपको। टाइपिंग मिस्टेक है, देखो यहाँ पर भी कितना मिलेगा आपको? 3। ठीक है, यहाँ पर भी कितना मिलेगा आपको? 3। x - y का क्यूब प्लस y - z का क्यूब प्लस z - x का क्यूब। तो आपने अलजेब्रा में एक सवाल पढ़ा होगा, अलजेब्रा में एक थ्योरम पढ़ी होगी, a का क्यूब प्लस b का क्यूब, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस का 3abc। ये वाली थ्योरम पढ़ी है ना? पढ़ी होगी। इसका वैल्यू देखो, मैं पूरा डिटेल में समझा देता हूँ आपको थोड़ा सा। अगर हम करेंगे a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस का 3abc बराबर 0 होता है, इसके केसेस होते हैं। एक्चुअल में ये फॉर्मूला नहीं है, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या है आपका? a का क्यूब प्लस b का क्यूब बराबर, फॉर्मूला क्या है आपका? फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं आपके लिए पूरा, देखो, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस का कितना? 3abc बराबर a प्लस b प्लस c, और यहाँ पर कितना होगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस का ab माइनस का bc और माइनस का कितना? ca। ये पूरा फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, ये पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो इसमें हमारा तुम्हारा कभी कभी इस पूरे का वैल्यू कितना होता है? a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब माइनस का 3abc कितना होता है? 0। कब होता है ये बताइए? इसके दो केसेस होते हैं। एक केस होता है अगर a प्लस b प्लस c बराबर कितना हो? 0। तो हम तुम अगर इस सवाल को देखें तो ये a है, ये b है और ये c है। ठीक है, ये क्या है भैया आपका? a, ये क्या है आपका? b, ये क्या है? c। तो a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब बन गई, है ना। और ये अगर a प्लस b प्लस c बराबर 0 होगा तो इस पूरे का वैल्यू कितना हो जाएगा? a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब बराबर कितना हो जाएगा आपका? 3abc। ये माइनस का इधर को किस में आ जाएगा? प्लस में। तो कितना हो जाएगा? 3abc। अब यहाँ हम जोड़ के देख लेते हैं इसको कि a b c ये जो वैल्यू है ये जोड़ के 0 आ रही है कि नहीं आ रही? देखो जरा, क्या है आपका? x माइनस बाई प्लस बाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स। तो यहाँ देखो, बाई से बाई कटा, जेड से जेड कटा, एक्स से एक्स, यानी कि हम तुम कह सकते हैं कि सर यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है? 0। कितना है आपका? 0। अगर आपने अलजेब्रा ठीक से पढ़ा है तो ये देखते के साथ ही सवाल लगा के चले जाएंगे आप, है ना। तो a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब किसके बराबर हो गया आपका? 3abc, है ना। a की जगह क्या है बताओ आपका? x माइनस वाई, b की जगह क्या है आपका? बाई माइनस जेड, और c की जगह क्या है आपका? जेड माइनस एक्स। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो गया? सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन ठीक हो गया? सी। ठीक है, हमने क्या करा है कि इन सब का सम जो देखा हमने वो किसके बराबर आया? 0 के। किसके बराबर आया? 0 के। और अगर ऐसा है तो a की क्यूब प्लस b की क्यूब, है ना, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब बराबर किसके होगा? 3abc। तो कितना आंसर आ गया अपना? सी ऑप्शन। ठीक है, ये ऑप्शन से करने वाला सवाल था, ये ऑप्शन से सवाल हो जाता है सीधा ऑप्शन से। नेक्स्ट सवाल पे आइए। देखिए, अगला सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। एक दुकानदार ने 2 खिलौनों, कितने खिलौने? 2 खिलौनों को प्रत्येक 990 रुपये में बेचा जाता है ना। प्रॉफिट लॉस में ये सवाल करे होंगे आपने, जिसमें कि एसपी सेम रहता है, सेलिंग प्राइस कैसा रहता है आपका? सेम। ठीक है,
SP कैसे रहता है आपका सेम। तो पहले खिलौने पर उसे कितने परसेंट का लाभ हुआ, 10% का, और दूसरे खिलौने पर कितने परसेंट की हानि हुई, 10% की। तो कह रहा है कि लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ऐसे सवालों में बहुत प्यारा सवाल है ये, बहुत प्यारा सवाल है। जब SP सेम हो, क्या हो, SP सेम, ठीक है, और सेम परसेंट लाभ हो और सेम परसेंट लॉस हो, तो ऐसे केस में हमेशा लॉस होता है, ऐसे केस में हमेशा लॉस होता है। और कितना होता है, x²/100%, है ना। ये पढ़ा होगा आप लोगों ने कि अगर हम तुम किसी आर्टिकल को बेच रहे हैं, मैं बता देता हूँ आपको, किसी आर्टिकल को बेच रहे हैं जिनका SP कैसा है, सेम। SP का मतलब तो जानते हो, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कैसा है, सेम। और प्रॉफिट भी आपको कितने परसेंट का हो रहा है, x% का। लॉस भी कितने परसेंट का हो रहा है आपका, x% का, ठीक है। तो ऐसे केसेस में हमेशा ही आपको क्या होगा, लॉस होगा। ऐसे केसेस में हमेशा ही क्या होगा आपको, लॉस। कितने परसेंट का होगा, लॉस का फॉर्मूला होगा x²/100%, ठीक है ना, ये फॉर्मूला होगा। अब लगा दीजिए, x का वैल्यू कितना है, 10, कितना है 10, ये फॉर्मूला बताया मैंने आपको। x का वैल्यू कितना है, 10, 10 का वर्ग बटे में कितना, 100, यानी कि 100 से 100 कितनी बार काटा, एक बार। तो कितने परसेंट का लॉस होगा, 1% का, ठीक है। लाभ का तो कोई चांस था ही नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो गया आपका, बी। कौन सा ऑप्शन ठीक हो गया आपका, बी। फॉर्मूला क्या है भैया, x²/100 लगेगा तभी जब SP सेम हो और सेम प्रॉफिट हो और सेम लॉस हो, मतलब परसेंटेज की वैल्यू जो हो वो कैसी हो, सेम। तो लॉस का सीधा फॉर्मूला क्या बनेगा, x²/100, ठीक है। तो कितने परसेंट का लॉस हुआ भैया, 1% का लॉस हुआ, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आइए। देखो ये करने का सवाल है, इसमें पूछ रहा है आपसे कि 55 से छोटी, कितने से, 55 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए। कितने से छोटी चाहिए आपको, 55 से छोटी, कितने से छोटी, 55 से छोटी। तो 55 से छोटी संख्याओं की कितनी अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होगी, बता दीजिए। देखिए 1 से 50 तक की अभाज्य संख्या याद है आपको, 1 से 50 तक की अभाज्य संख्या याद होनी चाहिए आपको, है ना। देख मैं करके बता देता हूँ आपको। एक तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होगी, 2, उसके बाद में कितनी होगी, 3, उसके बाद में 5, उसके बाद में 7, उसके बाद में कितना, 11, उसके बाद में कितना, 13, उसके बाद में कितना, 17, उसके बाद में कितना, 19, 23, उसके बाद में कितना, 29, उसके बाद में कितना, 31, उसके बाद में कितना, 37, 41 बनेगा, 43 बनेगा, 45, 47, 47 बनेगा आपका, 49 नहीं आएगा, 50 नहीं आएगा, 51 नहीं आएगा, 53 आएगा। कितना आएगा आपका, 53। और 53 के बाद में कितना आएगा आपका, 57 भी होता है, 59 आएगा। लेकिन हमें तो कितनी चाहिए, 55 से छोटी। किससे छोटी चाहिए आपको, 55 से। तो कितनी संख्याएं हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे आप, ठीक है ना। 55 से छोटी पूछी है। अगर उसने 50 तक की पूछी होती, 50 तक की, तो 50 तक की अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, 15। कितनी होती हैं, 15। ध्यान रखेंगे आप इस बात को, ये तो रटने वाला सवाल है कि अगर आपसे 1 से 50 तक की अभाज्य संख्याएं पूछी जाएं तो कितनी होंगी आपकी, 15। और 50 से 100 तक की पूछी जाएं, 50 से कितने के बीच की, 100, तो कितनी होंगी आपकी, 10। कितनी होंगी, 10। तो बताओ 1 से 100 तक की कितनी हो जाएंगी, 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं कितनी हो जाएंगी आपकी, 25। कितनी हो जाएंगी आपकी 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं, 25, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस बात। नेक्स्ट सवाल पाइए। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज गणना वार्षिक तौर पर होती है, वार्षिक तौर पर होती है, वार्षिक तौर पर होती है। चक्रवृद्धि ब्याज गणना वार्षिक तौर पर होती है। दर पर एक धनराशि को 2 वर्षों में 1600 रुपये को हो जाती है और 3 वर्षों में 1700 रुपये हो जाती है। चलो इस सवाल को बाद में देखते हैं, अभी लैंग्वेज में थोड़ा अलग लग रहा है मुझे। ये तीसरा 19वां सवाल कह रहा है कि यदि 3 आदमी या 6 लड़के, ये टाइम एंड वर्क का सबसे बढ़िया सवाल है, और इसमें इस वर्ड को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, या, है ना। या का मतलब तो जानते हैं, या तो या लिखा हुआ मिलेगा या फिर क्या लिखा हुआ मिलेगा, अथवा। अर्थमेटिक है सर ये। अर्थमेटिक में लैंग्वेज का बड़ा रोल होता है और एक कुछ की वर्ड्स होते हैं जिसको अगर हम तुम ध्यान से देख लेंगे तो अपना सवाल बहुत आसान हो जाता है। जिसमें क्या कह रहा है वो, यदि 3 आदमी या 6 लड़के अपना कार्य 20 दिनों में पूरा कर रहे हैं, 3 आदमी या 6 लड़के, मतलब अगर 3 आदमी करना चाहें तब भी कितने दिन में कर लेंगे, 20 दिन में। 6 लड़के करने चाहें तब भी कितने दिन में कर लेंगे, 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, कर लेते हैं। इस कार्य को 6 आदमी और 8 लड़के मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे। कितने कितने, 6 आदमी, कितने आदमी चाहिए, 6, और कितने लड़के चाहिए, 8, है ना। 6 आदमी और 8 लड़के मिलकर कितने दिनों में करेंगे। टाइम एंड वर्क का बड़ा फेमस सवाल है ये। तो क्या कर रहा है, देखो 3 आदमी और 6 लड़के एक काम को समान समय में कर रहे हैं। अगर 3 आदमी और 6 लड़के, ये दिख रहा है अनुपात, दिख रहा है इनका 1:2 है, यानी कि आदमी जो है, एक आदमी वो एक लड़के की अपेक्षा दोगुना कार्य करेगा।
है ना, तभी तो 3 आदमी 6 लड़कों के बराबर काम करेंगे। अगर एक आदमी 2 लड़कों के बराबर काम करेगा तभी तो, या फिर इस सवाल को सीधा कर लो, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। देखो 3 आदमी बराबर हैं किसके, 6 लड़कों के, तो यहाँ से मैन और बॉयज़ की इफिशियंसी निकाल सकते हैं अपन, जो कितनी आ गई आपकी 2/1, यानी कि एक आदमी एक दिन में कितना काम करेगा, 2 यूनिट। एक लड़का एक दिन में कितना काम करेगा, 1 यूनिट। अब यहाँ से हम तुम टोटल वर्क बताएंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, टोटल वर्क कितना हो जाएगा आपका, कितने आदमी काम करने जा रहे हैं, 3। 3 आदमी एक दिन में कितना काम करते हैं, एक दिन में एक आदमी कितना काम करता है, 2। कितने दिन तक काम चलेगा भैया, 20 दिन तक। तो टोटल काम कितना हो गया, 3 दूनी 6 दूनी 12, 120 यूनिट। कितना यूनिट काम हो गया, 120। अब करने कौन कौन जाएगा उसको, 6 आदमी और 8 लड़के। अच्छा 8 लड़के करने जाएंगे तो एक लड़का एक दिन में कितना काम कर रहा है, 8 यूनिट। एक लड़का 6 आदमी और 8 लड़के जाएंगे, ठीक है ना। कितने कितने जाएंगे भैया, 6 आदमी, है ना, 6 आदमी और प्लस का कितना, 8 लड़के, है ना। तो एक आदमी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2। 8 लड़के, एक लड़का एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1। तो 6 और 2 कितने हो गए, 12। 6 दूनी 12, 12 प्लस के कितना हो गया, 8। यानी कि कितना यूनिट काम हो जाएगा एक दिन में, 20। कितना यूनिट काम हो जाएगा, 20। करना कितना है आपको, 120। तो 20 से डिवाइड कर लो, तो 20 छंग कितने हो गए भैया, 120। तो कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा आपका, 6 दिन में। कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा आपका, 6 दिन में, है ना। इस सवाल में क्या चाहिए होता है आपको, टोटल वर्क चाहिए होता है और टोटल इफिशियंसी। क्या चाहिए होता है, टोटल इफिशियंसी। टोटल इफिशियंसी कितनी आई अपनी, 20 यूनिट। टोटल वर्क कितना था, 120। तो 20 से 120 को भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार। अगले सवाल पर आइए। देखिए फिर से टाइम एंड वर्क ही सवाल है, जिसमें कह रहा है अविनाश, भुवनेश और चमन। अविनाश, भुवनेश और चमन किसी कार्य को क्रम से 20, 30 और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कितने कितने दिनों में, अगर अविनाश करने जाएगा तो कितने दिनों में करेगा उसको, 20 में। भुवनेश करने जाएगा तो कितने दिनों में करेगा, 30। और चमन जाएगा तो कितने दिनों में करेगा, 30। अविनाश को इस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, अविनाश को, किसको, अविनाश को इस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, यदि भुवनेश और चमन हर तीसरे दिन, कौन से दिन, हर तीसरे दिन उसकी सहायता करते हैं, ठीक है ना। अविनाश अकेला काम को शुरू कर रहा है और भुवनेश और चमन जो है वो कौन से दिन आ रहे हैं, तीसरे दिन। कौन से दिन आ रहे हैं, तीसरे। तो ये सवाल बहुत बड़े सवाल, देखिए जरा। अविनाश कितने दिन में कर रहा है, 20। भुवनेश कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में। और चमन कितने दिन में कर रहा है, 60 दिन में, है ना। इन सवालों को कल भी हमने देखा था कि अगर इस तरीके के सवाल मिलेंगे तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, इन तीनों का एलसीएम। तो 20, 30, 60 का एलसीएम कितना हो गया आपका, 60। तो 20 से 60 कितनी बार कटेगा, 3 बार। ये कितनी बार, 2 बार। ये कितनी बार, 1 बार। यानी कि अविनाश एक दिन में कितना काम करेगा, 3 यूनिट। भुवनेश एक दिन में 2 यूनिट। चमन एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 1। अब देखो शुरू कौन कर रहा है आपका, अविनाश। कैसे कर रहा है कि अविनाश को इस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, यदि भुवनेश और चमन, भुवनेश और चमन कितने दिन, हर तीसरे दिन। इसका मतलब पहले और दूसरे दिन तो अविनाश अकेला करेगा और तीसरे दिन कौन उसको असिस्ट करने आ जाएंगे, भुवनेश और चमन। तो पहले दिन में काम कितना होगा, पहले दिन में अविनाश एक दिन में कितना काम करेगा, 3 यूनिट। दूसरे दिन भी कितना करेगा, 3 यूनिट। तीसरे दिन काम बताइए कितना होगा। तीसरे दिन अविनाश तो करेगा ही करेगा, अविनाश के साथ में भुवनेश और चमन भी आ जाएंगे। भुवनेश अपने साथ का कितना काम करेगा, 2 यूनिट। चमन कितना करेगा, 3। तो टोटल काम होगा एक दिन में कितना यूनिट, 6 यूनिट। यानी कि हर तीसरे दिन कितने यूनिट काम हो जाएगा, 6। तो अगर हम तुम 3-3 दिन की साइकिल बनाए, 3 दिन का, है ना, 3 दिन का साइकिल बनाए तो कितना काम हो गया, 12 यूनिट। कितने यूनिट, 12। कितने यूनिट, 12। तो 3 दिन में, कितने दिन में, 3 दिन में, कितने दिन में, 3 दिन में कितना काम हुआ, 12 यूनिट। काम करना कितना है, 60। हर तीसरे दिन कितना काम खत्म हो जाता है, 12। हर तीसरे दिन कितना काम खत्म हो जाता है, 12। तो 12 को 60 बनाने के लिए कितने से गुणा करनी पड़ेगी, 5 से। तो इधर भी कितने से गुणा करेंगे अपन, 5 से। तो 5 तिया 15, 5 तिया 15। कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा, 15 दिन में। कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा आपका, 15 दिन में। समझ में आया। अगले सवाल पे आइए। ये कह रहा है कि यदि एक संख्या और उसके 25% का अंतर, एक संख्या और उसके 25% का अंतर कितना है, 24 है। एक संख्या और उसके 25% का अंतर कितना है, 24 है। तो संख्या क्या होगी ये बता दीजिए। एक संख्या और उसके 25% का अंतर। अच्छा संख्या शुरुआत में जो होगी इनिशियली वो कितने परसेंट होगी आपकी, 100%। कितने परसेंट, 100। तो बस परसेंट से ले लेते हैं। 100% और उसके 25% का अंतर, 100% और 25% का अंतर कितना हो गया, 75%, जो किसके बराबर है आपका, 24 के। किसके बराबर है, 24 के। तो आपसे क्या पूछिए, संख्या।
यानी कि जो 24 वैल्यू होगी वो कितने परसेंट की हो गई, 75% की, और चाहिए कितने परसेंट की, 100% की। यही तो सवाल बना अपना। तो 25 दिया 75, 25 चौका 100% से परसेंट कट जाएगा, और 3 अट्ठे 24, और 8 की और 4 की गुणा करोगे तो क्या जाएगा आपका 32, क्या जाएगा 32। यहाँ से क्या बन रहा था 8 गुणा 4, 8 गुणा 4 कितना हो जाएगा भैया आपका 32, यानी कि जो संख्या होगी वो कितनी होगी आपकी 32। समझ में आया, केवल परसेंटेज से लिया है हमने, है ना। कह रहा है कि एक संख्या और उसके 25%, तो संख्या को कितना माना हमने 100%, और उसके 25% का अंतर कितना था 75%। 75% किसको बता रहा है 24 को, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 32। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आइए। सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। कैसे करेंगे बताइए। ये सवाल जोड़ना है, देखो 6202.5, 620.25, 62.025, 6 पॉइंट, यानी कि पॉइंट को एक एक स्थान क्या करा है इसने, आगे बढ़ाया है। तो करते हैं सवाल, बहुत बढ़िया सवाल है। कैसे करेंगे बताओ, बस जोड़ने का सवाल है। 6202 पॉइंट कितना है 5, उसके बाद में कितना लिख रहा है 620.25, उसके बाद में कितना लिख रहा है आपका 62.025, उसके बाद में कितना लिख रहा है आपका 6.25। ठीक है, और उसके बाद में कितना लिख रहा है आपका 0.62025। देखो जरा, करते हैं इस सवाल को, जोड़ लेते हैं। तो सबसे पहले तो कितना आ गया आपका 5, 5 और 2 कितने हो गए 7। ठीक है ना, यहाँ पर भी 5 और 2 कितने हो गए आपके 7। ये जोड़ोगे आप 5 और 2 7, 7 और 2 कितने हो गए आपके 9। यहाँ पर जोड़ोगे आप तो कितने हो गए 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 6 कितने हो गए 15, कितने हो गए 15। यहीं से मिला लीजिए 59775, यहाँ पर कितना आ रहा है 59675, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पर देखो 59775, यानी कि ये हो सकता है 59775, ये हो सकता है और ये हो सकता है। ठीक है, अब इनको मिला लेते हैं। यहाँ पर कितना हासिल बचा था 1, ये जोड़ोगे तो 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 1 हासिल का कितना हो गया आपका 11। देखिए जरा किस में आया आपका अभी, एक ये वाला ऑप्शन हो सकता है, एक ये वाला, ये भी कट गया अभी। इसमें देखो 6 और 2 8, 8 और 1 कितना हो गया आपका 9, तो कौन सा ऑप्शन बन रहा है, सेम जा रहा है अभी। तो 6 और 2 कितना हो गया आपका 8, कितना हो गया 8, तो 68 91.59775, कौन सा ऑप्शन हो गया आपका डी। सिंपल सवाल था जोड़ने का बस। अगले सवाल में आइए, इनमें से किसी संख्या को निम्नलिखित व्यंजक में जोड़ने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग होगी। अगर आप नंबर्स पे ध्यान दोगे तो ये सारे के सारे ऑड नंबर्स लिखे हुए हैं, 1 3 7 9 11 13। आपने पढ़ा होगा विषम संख्याओं के योगफल जो होता है ना विषम संख्याओं का, वो कितना होता है n स्क्वायर, है ना। 1 से लेकर अगर n तक की संख्याएं आप विषम संख्याएं लिखोगे तो उनका योगफल कितना होगा n स्क्वायर। अब बस आप में ये देखिए कि इसमें मिसिंग क्या है ना। 1 से लेकर अगर हम तुम 13 तक की विषम संख्याएं देखें तो मिसिंग क्या है। पहली विषम संख्या क्या आ जाएगी आपकी 1, दूसरी कितनी आ जाएगी 3, 3 के बाद कितनी आनी चाहिए थी 5, लेकिन यहाँ पर कितना आ गया सीधा सीधा 7, तो मिसिंग क्या है इसमें से 5 है। तो ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा आपका डी। ठीक है ना, जो मिसिंग है बस वही आपका ऑप्शन होगा। कौन सी मिसिंग है बेटा यहाँ पे डी। ठीक, जोड़ के देख लीजिए आप, इन सबको जोड़ भी लीजिए। चलो देखो, अगर मैं इसको जोड़ना चाहूँ तो कितना जोड़ेंगे, 3 और 1 4 7 11 9 20, 20 और 11 कितने हो गए आपके 31, 31 और 13 कितने हो गए आपके 44, कितने हो गए 44, 31 और 13 कितने हो गए आपके 44। बनाना क्या था आपको पूर्ण वर्ग। 44 में मैं 1 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 45, नहीं बनेगा। 44 में मैं 3 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 47, नहीं बनेगा। ये 3 3 2 बार लिखा हुआ है, चलो इसको तो छोड़ो ही। 44 में 5 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा आपका 49, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। ठीक है, बेसिक से सवाल है, इसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग जो पूछ रहा है वो विषम संख्याओं के योग को लेकर पूछ रहा है ना, विषम संख्याओं के योग को। सीधा जुड़वाना नहीं चाह रहा वो सवाल आपसे, जुड़वाना तो वो चाह ही नहीं रहा, वो पूछ रहा है आपसे कि विषम संख्याओं का योग भी आपको आता है या नहीं आता। नेक्स्ट सवाल पे आइए, बहुत प्यारा सवाल है, जिसमें लिख रहा है आपका कितना cos 12, cos 84, cos 168, cos 96 का मान आपको बताना है। क्वाड्रेंट पढ़े होंगे आपने, क्वाड्रेंट पढ़े होंगे, जिसमें देखो यहाँ पर कितना लिख रहा है cos 12, cos 84, cos 168 और cos 96, है ना, का मान हमसे पूछ रहा है कितना अपना होगा। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर cos 12 डिग्री और प्लस cos 84 को ऐसे लिखा रहने देते हैं। इस cos 168 को लिख के देखिए, cos 168 को क्या मैं cos 180 माइनस 12 लिख सकता हूँ कि नहीं, लिख सकते हैं सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। अभी 180 माइनस समथिंग है, 180 माइनस समथिंग, बताइए कौन से क्वाड्रेंट में होगा। 180 माइनस समथिंग कौन से क्वाड्रेंट में होगा। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से पढ़ी है तो बहुत अच्छे से बता देंगे, मैं बता देता हूँ आपको।
इस तरीके से क्वाड्रेंट होते हैं अपने। कितने क्वाड्रेंट होते हैं? 4। इसको फर्स्ट बोलते हैं, इसको सेकंड, इसको थर्ड और इसको क्या बोलते हैं? 4। ठीक है। ये एक्यूट एंगल यहाँ से कितने से जो शुरू होता है? 0 से, और यहाँ तक कितना जाता है? 90 तक। यहाँ 90 से शुरू होता है और यहाँ तक कितना जाता है? 180। यहाँ 180 से शुरू होता है और कितने तक जाता है? 270। ये 270 से शुरू होता है और कितने तक जाता है? 360। ठीक है। इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से बड़ी और 90 से छोटी वैल्यू आएंगे। ठीक है ना, 0 से बड़ी और 90 से छोटी। यहाँ पर 90 से बड़ी और 180 से छोटी। यहाँ पर 180 से बड़ी और 270 से छोटी। यहाँ पर 270 से छोटी और 360 से बड़ी। ठीक है ना, 360 से बड़ी, नहीं सॉरी, 270 से बड़ी और 360 से कैसी आएंगी? छोटी। 360 से कैसी आएंगी? आपकी छोटी। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना। अगर फर्स्ट साइकिल कंप्लीट करनी है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से बड़ा 90 से छोटा, सेकंड में 90 से बड़ा 180 से छोटा। तो यहाँ पर क्या होता है? सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कैसे होते हैं? पॉजिटिव। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आर पॉजिटिव। जैसे साइन हो गया, कोस हो गया, टेन हो गया, सारे के सारे कैसे रहेंगे? पॉजिटिव। दूसरे में क्या होता है? ऑल साइन। इसमें केवल साइन और कोस, कौन सॉरी साइन और कोसेक, साइन और कोसेक कैसे रहेंगे? पॉजिटिव। बाकी सब कैसे होंगे? नेगेटिव। थर्ड में आओगे तो टेन और कोट, टेन और कोट। मैं यहाँ पर साइन ही लिख देता हूँ पूरा। साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब कैसे होंगे? नेगेटिव। थर्ड में टेन और कोट पॉजिटिव होंगे। फोर्थ में कॉस और कॉस का उल्टा कौन होता है? सेक। ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे के सारे कैसे होंगे? नेगेटिव। इस बात को बहुत ध्यान रखेंगे ना। तो 180 से छोटा है तो कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव है, बाकी सब कैसे हैं? नेगेटिव। तो हम ये 180 में से कुछ घटा रहे हैं तो 180 से छोटा हुआ ना। तो ये बताइए कोस 180 माइनस थीटा माइनस का कोस थीटा बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा सर। यानी कि कोस 168 को कितना लिखा जा सकता है? माइनस का कोस 12। अगला मैं देखूं कोस 96 कितना है? कोस 96। ठीक है ना, कोस 96 है तो कोस 96 को भी हम कुछ ना कुछ लिख सकते हैं। कोस 96 को क्या लिखेंगे बताइए? कोस 96 को मैं क्या लिख सकता हूँ भैया? कोस 96। ठीक है, कोस 96 को मैं क्या लिखूंगा? कोस 12 तो हो ही गया। कोस 96 क्या लिखा जाएगा? कोस 90 और प्लस का कितना? 6। ठीक है, या छोड़ो, देखो सीधा कर लेते हैं। कोस 180 माइनस के कितना? 84। कोस 180 में से 84 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका? 96। और कोस 180 माइनस थीटा फिर से कितना आ गया? माइनस का कोस थीटा, यानी कि कितना हो गया? कोस 84। यानी कि कोस 96 का वैल्यू भी कितना होगा? माइनस के कोस 84। तो यहीं पे लिख लो, देखो कोस 12 ऐसी प्लस कोस 84 ऐसी। कोस 168 को कितना लिख सकते हैं? माइनस का कोस 12। और यहाँ पर कितना लिख सकते हैं? माइनस के कोस 84। तो देखो ये इससे कटा और ये इससे कटा, तो वैल्यू कितना आ गया अपना? 0। वैल्यू कितना आ गया? 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री में बड़ी हेल्प करेगा ये आपकी। नेक्स्ट सवाल पे आ जाइए भैया। देखिए, राजेश खेल के पहले दौर में अपनी धनराशि का 1/3 हिस्सा हार गया और खेल के दूसरे दौर में वह अपनी बची हुई यानी कि शेष धनराशि का कितना हिस्सा हार गया? 3/5 हिस्सा हार गया। और तीसरे दौर में वह अपनी बची हुई, हर बार बची हुई धनराशि का कुछ हिस्सा वो क्या कर रहा है? हार रहा है। धनराशि का कितना हिस्सा हार गया? 4/7 हिस्सा क्या कर गया? हार गया। हिस्सा हार गया तो उसके पास मूल धनराशि का कितना हिस्सा शेष बचा वो हमको बताना है। इस तरीके के सवाल में जो भी ये नंबर्स दे रखे हैं, जैसे 1/3 हो गया, 3/5 हो गया, 4/7 हो गया, इसके जो डिनोमिनेटर हैं यानी कि हर हैं, आप इन संख्याओं का एलसीएम ले लीजिए। ठीक है ना, क्या है देखो यहाँ पर हर में 3, 5, 7। 3 और 5 और 7 का एलसीएम बताइए कितना होगा? 3 और 5 और 7 का जो एलसीएम होगा वो उसकी मूल धनराशि होगी। क्या होगी? आपकी मूल धनराशि। अगर मूल धनराशि को हम तुम मानना चाहें तो कितनी हो जाएगी? 3 × 5 × 7, यानी कि कितनी हो जाएगी आपकी? 105। 3 पंजे 15, 15 सत्ते कितने हो गए? 105। तो उसने क्या करा है? कितने राउंड खेले जुए के? 3, है ना। जुए में हार रहा है वो। कितना? पहले में कितना हारा? 1/3, दूसरे में 3/5 और तीसरे में, पहले राउंड में कुछ हारा, दूसरे में कुछ हारा और तीसरे में कुछ हारा। फोर्थ में हमको रेस्ट पार्ट बताना है कि कितना आपका बचेगा। तो उसने क्या करा? 105 के साथ खेलना शुरू करा। उसके साथ शुरू में कितने रुपए थे आपके? 105। तो पहले राउंड में वो कितना हार गया? 1/3। कितना हार गया? 1/3। तो उसके पास कितने हार गया वो? 35। कितने हार गया यहाँ पर? 35। ठीक है ना, 3 से 105 को काटोगे कितनी बार कटेगा? 35। थे कितने आपके पास? 105। कितने थे आपके पास? 105। कितने हार गए आप इसमें से? 35। कितने बचे आपके? 70।
कितने बचे 70, यानी कि सेकेंड राउंड में वो कितना लेके गया आपके साथ 70, कितना लेके गया 70, और 70 में से कितना हार गया 3/5, कितना हार गया 3/5, तो 5 से काटो कितनी बार कटेगा 14, 14 या कितने हो गए आपके 42, कितने हो गए 42। अब थे कितने उसके पास 70, 70 में से वो कितने हार गया 42, कितने बचे, कितने बचे आपके 28, कितने बचे 28, यानी कि जो थर्ड राउंड में वो अपने साथ लेके गया होगा, कितने लेके गया होगा 28 रुपये, कितने रुपए 28। अब इस 28 के साथ में वो कितने रुपए हारा है 4/7, कितने रुपए हारा है 4/7, तो यहाँ पर 28 का 4/7 देखते हैं अपन, तो 7 चौक 28, कितने रुपए हार गया वो 16 यूनिट, कितने 16। अब बताइए थे कितने उसके पास 28, हार कितने गया वो 16, बचा कितने 12, कितने बचे 12, किस में से बचे 12 105 में से, कितने में से बचे 105, तो यहाँ पर जो रेस्ट अमाउंट है वो 12 यूनिट है, कितने का 105 का, कितने का 105 का। सिंप्लीफाई करते हैं, देखो 3 चौक 12 और 35 दिया 105, तो कितना हो जाएगा भैया 4/35, यानी कि जो उसके पास बचा हुआ अमाउंट है वो कितना है 4/35, ठीक है ना। कितना रुपया उसने बचा के लेके आया वो 4/35, कितना लेके गया था 105, लेके कितना आया 4/35, यानी कि 12 यूनिट। जुआ बहुत तकड़ी चीज़ है। अगले पे आ जाइए, सेम सवाल है क्या, सेम सवाल है ये, आप करके देखना, इसको होमवर्क में रख लेते हैं, दोबारा से करना। ठीक है, धन्यवाद भैया। आप लोग क्लास को देख के बताइए कि क्या क्या इम्प्लीमेंट्स और हो सकते हैं, क्या कुछ और सॉर्ट करना है। ठीक है, नमस्कार।